नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नागरिकों के कल्याण के लिए है संविधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में की संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पर संविधान के अपमान का लगाया आरोप। विपक्ष का संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर। सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है भारत, मगर सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपने रुख में बदलाव लाए पाकिस्तान। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर गंभीर सरकार। राज्यसभा में कामकाज लगातार 5वें दिन बाधित। सभापति ने कहा, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना राष्ट्र और समाज के लिए आवश्यक। अपने खिलाफ मीडिया में चलाए जा रहे अभियान पर जताई पीड़ा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में मीडिया में आई रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए और सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए जेएमएम के सरफराज अहमद को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। उनका जन्मदिन 15 दिसंबर को है। इसके बाद सदन ने 13 दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के दौरान शहीद जवानों और लोगों को श्रद्धांजलि दी। Honorable members, today marks the 23rd anniversary of the tragic terrorist attack on the Parliament. On this fateful day in 2001, as Bharatiya Sansad, the sacred temple of our democracy, came under attack by those who sought to destabilize our nation. Resolute bravery of our security personnel stood firm in thwarting their malicious, sinister plans. Honorable members, let us take a moment to remember and honor the brave souls who lost their lives on that tragic day. This day should also serve as a stark reminder of the need for vigilance and unity in the face of challenges to our national security. We must remain steadfast in our resolve to protect the sovereignty of our nation and ensure that the ideals of peace, liberty, justice, and democracy prevail and blossom. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. सभापति ने सबसे कम उम्र की आयु में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को शुभकामनाएं दी। With profound exhilaration, I share a magnificent milestone in Indian sporting history, setting a global benchmark. Our 18-year chess virtuoso D. Gukesh has blazed into immortality as the youngest world chess champion ever crowned, vanquishing Ding Liren of China in a spectacular mind teaser in Singapore on December 12, 2024. This stellar conquest reverberates beyond the chessboard. It complements India's meteoric rise in every field,
on the global horizon. Gukesh's phenomenal triumph not only emblazons our sporting legacy, but also epitomizes resurgent India, where young titans emerge to dominate world stage. It strengthens our resolve to bid for hosting Olympics 2036. On behalf of this august House and our illustrious nation, I convey our profound acclaim to D. Gukesh as our magnificent tricolor ascends in Singapore today. It carries skyward the indomitable spirit and soaring aspirations of 1.4 billion Indians. सभापति ने आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे गए उनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल हैं। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल हैं। अनुपूरक अनुदान मांगों 2024-25 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। विभाग संबंधित रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से 266वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया गया। सभापति ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 4 नोटिस मिले हैं जिन्हें अस्वीकार किया जाता है। इस पर सदन में विपक्ष के सदस्य शोर शराबा करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे। I have received 4 notices under Rule 267. Honorable members, I had indicated earlier, while reflections are being made extensively, in last 30 years, just reflect how many times Rule 267 notices have been admitted. I leave it to your wisdom, I have indicated earlier. Last 30 years, and also reflect how many notices I have received during my tenure, a record I would like to ignore, a record I would like to forget. 30 years, just reflect. Can't I appeal even for reflection? I'm only inviting your attention to statistics. भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की। इतना आश्चर्य होता है किस प्रकार के आरोप। आपने जब एक बार विशेषाधिकार दे दिया, आपको 14 दिन इंतजार करना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रश्न की जब चर्चा होगी आप इस सदन में बहस करते, लेकिन आपने तो सारे आरोप माननीय उपराष्ट्रपति पर अखबार के पन्नों से लगा दिए, सोशल मीडिया से लगा दिए। आपको यह पता ही नहीं है और ये बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आरोप इस ट्विटर पर लगाए गए हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, अपने सदन के सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। कितना घटिया आरोप, कितना पक्षपातपूर्ण आरोप। यह बताता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था में कतई कोई विश्वास नहीं है। अगर आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो हमें अखबारों के माध्यम से नहीं जानना होगा, हमें सदन की कार्रवाई से मानना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं अध्यक्ष महोदय,
इन सभी दस्तखत करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी ओर से जो मैंने आपको लिखित दिया है अविश्वास विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करिए। जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ये इनकी किसान विरोधी ओबीसी विरोधी जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के नेता खासतौर से लीडर अपोजिशन जिनका हम सब सम्मान करते हैं बार बार आपने उनको मौका दिया लेकिन जो इनकी किसान विरोधी जाट विरोधी जो ओबीसी विरोधी आपकी मानसिकता ये इससे प्रदर्शित होती है कि कांग्रेस न किसान का सम्मान करती है न ओबीसी का सम्मान करती है और इसके लिए आपको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये लोग आज तक समझे नहीं कि इस देश के लोग क्या चाहते हैं। एक किसान का बेटा अगर इतने सर्वोच्च पद पे बैठा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? कांग्रेस के एक एक सदस्य को क्या तकलीफ है मेरे को समझ नहीं आता। विपक्ष के लोगों को क्या तकलीफ है? आप पे तो आपके विश्वास प्रस्ताव लेके आए आप लोग तो कैसे उनसे बात कर रहे हैं? अगर इनका कोई समस्या थी आपसे बात करते, ये सार्वजनिक रूप से जाके प्रेस में बात करते हैं, वहां जाकर लड़ते हैं, वहां जाकर प्रश्न। ये आप केवल इस सदन के सभापति नहीं इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आपका सम्मान नहीं इस देश का सम्मान नहीं करना है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा अपने को सुधारे, कांग्रेस का साथ ही अपने सुधारे। ये किसान विरोधी है पूरी तरह से। एक किसान का बेटा जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ऐसा वकील जो सबसे कम उम्र के अंदर अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी वकालत छोड़कर अपना जो है देश की सेवा करने के लिए जो आए आज जो है वो संवैधानिक पद के ऊपर है और इस तरह से जो उनका अपमान करा जा रहा है ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद ही संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। इस बीच कांग्रेस के सदस्य लगातार बोलते रहे और नारेबाजी करते रहे। सभापति ने उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं लेने के निर्देश दिए। इस बीच टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य भी टिप्पणियां करने लगे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन नियमों से चलना चाहिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे देश के लिए मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। सभापति ने कहा कि सदन का चलना राष्ट्र और समाज के हित में है। दोनों पक्षों के नेता आज दिन में मेरे कक्ष में आकर मुझसे बात करें। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। I appeal to you that we need to work in the house. I appeal to leader of the opposition and leader of the house to spare time to see me in my chamber at noon today. I would
try my utmost to bring an end to this logjam. The proceedings taking place in the House are unfortunate. We are not earning any good name from anyone. I am personally pained for a reason that the main opposition party has put it as a blitz, as a campaign against the chairman. They are entitled to bring a motion against me. This is their constitutional right, but they are deviating from constitutional provisions. Day in and day out, there is only a campaign against the chairman. I have gone through everything which is being transacted in the public domain. Why cannot we follow the constitution? You gave a notice that was received. You asked a question in a press conference. What has happened to the notice? Giving an impression that the chairman is sitting on the notice. Constitution is very clear. Constitution is very clear. It will come up as indicated by the Constitution. It's a campaign not against me. It's a campaign against category to which I belong. I will stand by my oath. I appeal to you, Leader of the Opposition, Honorable Khadge ji. I appeal to you in the name of Constitution for a change. Come with an open mind. Have dialogue with me in my chamber. Leader of the House is also requested. If you come to my chamber, we will work in togetherness. We will try to break the lockdown. We will try to live up to the highest standards which this August House is expected to show to the entire country. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to Leader of the Opposition to spare time to see me today in my chamber at 12:15. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में आज 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद से लड़ने के लिए निचले सदन की प्रतिबद्धता दोहराई और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लिया। माननीय सदस्यगण, आज ये सदन और संपूर्ण देश 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है, जब कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे लोकतंत्र के उच्चतम प्रतीक भारत की संसद पर हमला किया गया था। संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात हमारे सतर्क सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले में एक CPWD कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। अब ये सभा
दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश को सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। अन्य सदस्यगण, कल दिनांक 12 दिसंबर को भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित 5 डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सदन श्री डी गुकेश को शतरंज विश्व चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई तथा उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। साथ ही पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके साथ ही प्राक्कलन समिति 2024-25 के विवरण सभा पटल पर रखे गए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन के दौरान के प्रतिवेदन रखे गए। रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की प्रति सभा पटल पर रखी गई। रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया गया। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही प्रताड़ना का मुद्दा संसद में उठा। प्रश्नकाल के दौरान इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के घटनाक्रम पर सरकार की नजर है और इस मुद्दे को पड़ोसी देश के समक्ष उठाया गया है। With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि दूसरे पड़ोसी देशों की तरह भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन गेंद अब उसके पाले में है। पाकिस्तान को दिखाना होगा कि आतंकवाद को लेकर उसका व्यवहार बदला है। In terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have an agnostic position on this. इसके साथ ही विदेश मंत्री ने भारत की पड़ोसी देशों को लेकर पहले की नीति को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। Sir, I'm very glad that the honorable member referred to visits, timing of visits.
Before Prime Minister Narendra Modi went to Nepal, for 17 years there was no visit from India to Nepal. Does that mean that nobody in India cared for Nepal? For Sri Lanka, for 30 years there were no bilateral visits before Prime Minister Modi went there. So visits are important, I accept it. Visits are also subject of timing, of convenience, of agenda. So the honorable member asked, we give them priority, do they give us priority? And the answer is yes, that if one looks at what we do with each of these countries, he referred, sir, to Maldives. With this government in Maldives, we have inaugurated the Adu Link Road and Reclamation Project. I myself went for it. 28 islands there were provided water and sewage facilities. And by the way, the president of Maldives was present at the oath-taking of this new government. So I think the idea, if there is a desire to somehow show the foreign policy of this government in a bad light for political purposes, that is the member's privilege. But then, it is not my nature to make foreign policy partisan. But I would like to remind the honorable member, sir, through you, that the very Maldives he is talking about was also the country from which Indian companies were driven out for an important project in 2012. The same Sri Lanka was the place where Hambantota port was built by the Chinese in 2008. The same Bangladesh was giving support to terrorism till 2014. The same Myanmar was hosting Indian insurgent groups. So if one looks today at the development projects require both sides to cooperate. If one looks today at the number of projects, the volume of trade, the exchanges which are taking place, I think the answer is very clear. Now, our neighbors also have their politics. There are ups and downs in their countries. It will have some implications for us. But it is important we are mature and we don't get into point scoring. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण और अन्य सुविधाएं आसानी से पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया पेपरलेस की जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। महोदय, ये योजना गर्भवती, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, गर्भवती माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की मदद के साथ साथ उनकी जो खोई हुई मजदूरी है ये भी देने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इस योजना के तहत तो इसको 2017 से हमने जो शुरू किया इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, पेपरलेस बनाने के लिए हमने इस योजना को अब नए तरीके से नए सॉफ्टवेयर विकसित कर कि उसमें स्व पंजीकरण वो कर सकते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से वो ब्लॉक या प्रोजेक्ट में जाकर वो अपना पंजीकरण वो कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पेपरलेस बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो और डीबीटी के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी हम करते हैं। लोकसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान नागरिकों के कल्याण के लिए है, संविधान किसी दल की देन नहीं है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस संविधान को अपनी जेब में रखती है। उन्होंने पीढ़ियों से ऐसा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को अपने सिर पर रखती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी किसी संस्था की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि संविधान और उसके मूल्य हमारे कार्यों और विचारों का हिस्सा हैं। विभिन्न दलों के सांसदों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कल भी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान ने अगर साहस नहीं दिया होता तो हम लोग इमरजेंसी में इतना झेलते कैसे? आपकी प्रताड़ना को हम लोगों ने झेला तो यह संविधान ने ही हमको साहस दिया था और उस संविधान में हम लोगों ने झेला तो ये संविधान ने दिया है, लेकिन आपने कभी झेला नहीं है। आप समझती हैं
कि सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो, वहीं आनंद करते रहो। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी हुआ है ना, अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जम्मू एंड कश्मीर में क्या आपका असर हुआ? कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ? कांग्रेस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में समाप्ति की ओर है। कुछ पीडीपी का 6 सीटें मिली है और महाराष्ट्र में तो आप ही सबसे नीचे हैं। तो आपका ये हश्र हो रहा है, तो आपका हश्र आगे भी यह होता रहेगा। लेकिन अभी भी सुधर जाइए और संविधान का प्रति लेके मत घूमिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।